सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं कुछ हाँ बोलूं प्लीज। हाँ, प्लीज सर प्लीज बोलिए बोलिए। मैम भी अपनी जगह वो ठीक कह रही हैं। वो ये कहना चाह रही हैं कि जैसे अब मैं वहां से कोरिलेट करती हूँ, भगवान राम का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ था, उनकी तुला राशि थी। वो राशि पे ले जा रही हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अदरवाइज शी चलिए इज कोई ऑल्सो बात नहीं नहीं, करेक्ट। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं समझ। हाँ अदरवाइज वो भी अपने कोई भी। चित्रा नक्षत्र का ना, तो हाँ हाँ। चित्रा मतलब मंगल का वो उधर तुला में आता है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि वो तो मतलब उस नहीं मैं समय नहीं थोड़ा विशाखा राशि तुला। तक पहुंच गई। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सीमा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ सिंपल सा इसमें क्लियर है कि हमने उस महीने में जन्म कैसा होगा। वो चित्रा नक्षत्र में से ही चैत्र महीने का नाम पड़ा है ना। और उपासना की राशि, जन्म राशि क्या है, उस राशि का स्वामी चंद्र राशि से नाम पढ़ना चाहिए, है ना। तो उस राशि से नाम पड़ा है, तो वो राशि के नक्षत्र जो है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में, वही उसका वर्ड पहले मिलता है, अगर हमने एस्ट्रोलॉजिकली नाम निकाला हुआ है तो, है ना। ये मनोज जी का नाम किससे पड़ा है, वो चंद्रमा जिस राशि में स्कॉर्पियो। होंगे, सिंह राशि होती है तो सिंह से होंगे, किसी और में होंगे तो और होंगे, है ना। उससे नाम पड़ा है, इसलिए वो महीने का नाम उस नक्षत्र से लिया गया है, उस नक्षत्र के नाम पर पड़ा है। बाकी किस राशि में पता नहीं, हो सकता है उस समय सूर्य भी तुला में, तुला के नक्षत्र में हो, सॉरी किसी और के नक्षत्र में हो, या राशि में तो सूर्य उसी में रहेंगे, लेकिन बाकी ग्रह किसी और भी राशि में रह सकते हैं। चलिए शैली जी भी जुड़ गई। तो हम क्या कह रहे थे कि ये चैत्र का, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चैत्र का महीना हो, आपको चित्रा नक्षत्र से पड़ा है। वैशाख का महीना हो, विशाखा नक्षत्र से पड़ा विशाखा। है। चैत्र का महीना मैंने इसलिए लिया, पहला महीना वही, आखिरी महीना ले ले फाल्गुन। फाल्गुन किससे पड़ा है, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, है ना। तो पहला उत्तरा आता है, तो उत्तरा फाल्गुनी से उसको लिया गया है। अब उत्तरा फाल्गुनी के स्वामी जो हैं, उससे उस जातक जातिका का प्रभाव उसमें कुछ न कुछ होगा। पूरा 100% हम नहीं बात कर रहे हैं। ये इसी तरह है कि जैसे सपोज मेष से मीन तक कोई भी लग्न हो सकता है हमारा, एक, या मेष से मीन तक कोई भी राशि हो सकती है, चंद्र राशि, राशि से मतलब चंद्र राशि। तो उस जातक जातिका के जीवन में, व्यवहार में, आचार विचार में, फेस में, हैबिट्स में, खाने में, बोलने में, एजुकेशन में, उस राशि का कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। अब 100% डिट्टो प्रभाव नहीं पड़ता, 100% डिट्टो नहीं होता है। इसी तरह वो चैत्र के महीने में भी जो जातक जातिका का जन्म हुआ है, वो वैसा ही एग्जैक्ट वही हो। भगवान राम के जन्म का जो महीना है, उसमें सारे भगवान राम हो जाएंगे क्या, नहीं। अब ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन भगवान राम की तरह बनने की कोशिश करने वाले भी हो सकते हैं, बट सर दूसरी बात होगी। बहुत स्पीशियस मंथ है। ऑस्पिशियस है, लेकिन ऑस्पिशियस तो है किसके लिए, केवल पूजा कार्य के लिए। जैसे आजकल कार्तिक का महीना चल रहा है ना। कार्तिक का महीना बहुत ऑस्पिशियस है, सिर्फ किसके लिए, स्नान, ध्यान, दान, पूजा पाठ के लिए। ना चैत्र के महीने, ना ये सब कार्तिक के महीने विवाह शादियां नहीं होती। अब ये जैसे कार्तिक का महीना समाप्त होकर संक्रांति आने वाली, आज 7 तारीख हो गई, 14-15 को संक्रांति होगी, तो विवाह शुरू हो जाएंगे। एक महीने मार्गशीर्ष के महीने में विवाह होते हैं फिर, है ना। तो हर चीज के लिए अलग अलग रिलेशन है, अलग अलग उसके डेफिनेशन है, अलग अलग काम है, मुहूर्त भी अलग अलग काम की है। लेकिन अब जो जन्म है किसी का, वह तो किसी के हाथ में नहीं है ना। जन्म जो दिया है ऊपर वाले ने, कितनी ही कोशिश इंसान करे, वो आगे पीछे नहीं होता, फिक्स निकलता है। ठीक है, उपासना बिल्कुल क्लियर। अब चित्रा और तुला का कोई रिलेशन नहीं, चित्रा मीज महीने से मत लिया है, इसलिए 12 महीने में आप ले लेंगे। चलिए, आपने क्लैरिफाई किया, ये बहुत थोड़ा एकेडमिक ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब दूसरी बात करते, कुछ उसका प्रभाव होगा, अर्थात मंगल का, गुरु का और सूर्य का प्रभाव मजबूत होगा। मजबूत पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है। मंगल अगर अष्टम में बैठ जाए उस जातक के, जब भी लग्न हुआ हो उस दिन, उस महीने में, है ना, मंगल अष्टमेश हो, द्वादशेश हो, या गुरु सूर्य भी ऐसे हो, तब कैसा होगा, तो हमको वैसे देखना होगा। हम गुडी गुडी तो देख रहे, बैड कौन देखेगा, पुअर कौन देखेगा, एडवर्स कौन देखेगा, दोनों चीज वही है ना। अष्टम भाव आयु दे रहा, तो मृत्यु भी वही देने वाले है ना। चलिए, अब हम महीने की बात इतनी करते और नहीं बात कर रहे, हमने तो विचार तो गोचर का था। अब इस तरह 12 महीने हम गोचर देख लेते हैं। सूर्य का गोचर
फिक्स होता है लगभग 29.5 और 31 में कोई डिफरेंस नहीं है, 30 दिन का उनका 1 डिग्री चल रहे फिक्स है। ठीक है, अब अगला जो हम मिला के रखते हैं जो चलन में है, मैं सीधा उसी पर आता हूं। जो मुहूर्त चिंतामणि का आदेश है, मुहूर्त चिंतामणि का आदेश क्या है? अब मैं औरों की बात तो सीमा जी की और शैली जी की तो नहीं जानता, शैली जी को तो शायद मैंने कुछ बताया भी होगा, पर उपासना को ये पता होना चाहिए, इनको पता होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि इन्होंने भी मनोज जी आईकाश से पढ़ा है, और आईकाश में हम मुहूर्त में मुहूर्त चिंतामणि को बहुत अच्छी तरह डिटेल पढ़ाते हैं। तो उसमें जो मुहूर्त देखने का विचार है, फल है, वो तो सारे प्रैक्टिस तो वही है, डबल ट्रांजिट यूज किया जाता है। जो सबसे स्लो चलने वाले ग्रह हैं उन्हीं का मुहूर्त, उन्हीं का फल, उन्हीं का गोचर ज्यादा प्रभावी होता है ना। ये तो बात ठीक है, लेकिन साथ ही एक चीज और भी है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम बाकी सूर्य से लेके राहु केतु तक का हम ट्रांजिट को नलीफाई कर दे, एक्सेप्ट ना करें, नहीं, उसका भी फल होता है। लेकिन सूर्य मंगल सॉरी गुरु और शनि स्लो वाले 12-13 महीने गुरु रह रहे हैं एक राशि में, अगर रेट्रोग्रेड नहीं हुए तो, और 30 महीने का टाइम तो शनि का है, अगर रेट्रोग्रेड नहीं हुए तो कभी कभी ये 35-36 महीने भी रह जाते हैं, गुरु भी 1.5 साल भी रह जाते हैं। लेकिन इस बार का अगर आप लोगों को ध्यान हो, गुरु अतिचारी होके 6 महीने में ट्रांजिट कर दिया उन्होंने, फिर पीछे आ गए, फिर आने वाले इसी नवंबर में चेंज कर रहे हैं राशि, फिर राशि परिवर्तन कर रहे हैं इसी महीने। ये अतिचारी होना, आप देखिए बात कर रहे हो, अतिचारी वर्ड आपको अगर टफ लगता हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आता है, अतिचारी का होगा मतलब है एबनॉर्मल हाई स्पीड। एबनॉर्मल हाई स्पीड होगा तो क्या होगा? मैं थर्सडे के दिन ऑफिस से आ रहा था, डीएनडी आप लोगों ने देखा होगा, सीमा जी को भी ध्यान है कि नहीं, बाकी लोगों को देखे ही हम। वापस आते हुए पहले एक ऑडी कार गई बहुत हाई स्पीड पे, और कैसे जिग-जैग को 2 व्हीलर बाइक की तरह बाइक भाग के, मैं तो चांस की बात थी, साइड में बिल्कुल डैम स्लो चल रहा था, क्योंकि मेरे पीछे किसी को फॉलो करना था। उसने मेरे को ओवरटेक किया, सूंघ करके आगे किया, फिर क्या, उसके 1 मिनट बाद दूसरी आई, हो सकता है वो कुछ इस तरह के क्रिमिनल टाइप के थे, और दोनों की ऑडी गाड़ी वो ऐसी। अल्टीमेटली उसने जहां पर मिड पे ये यमुना का पुल है, वहां पे एक टैक्सी वाले को बेचारे को हिट किया, और फिर भी वो रुका नहीं। टैक्सी वाले को तो अच्छा नुकसान हुआ, उसमें 2 लेडीज बैठी थी, मैं रुका, और भी रुके, भीड़ हुई, वो तो डर गए, चोट नहीं लगी लेकिन हिट किया और वो भाग गए। खैर मैंने भी मैसेज किया, गाड़ी नंबर तो नहीं नोट कर पाया, पुलिस को मैसेज तो दिया, ठीक है। तो वो कैसी स्पीड थी? अतिचारी का मतलब ये था एबनॉर्मल हाई स्पीड, मेरा और उसको बताने का उससे रेफरेंस नहीं था। एबनॉर्मल हाई स्पीड, एबनॉर्मल हाई स्पीड होगा तो क्या होगा? बैलेंस कहां होगा? लिमिट है ना बैलेंस की, ब्रेक भी लगी तो कितने में लगेगी? तो ये एबनॉर्मल हाई स्पीड गुरु की है, ये रोग बढ़ाने वाला भी है। एबनॉर्मल हाई स्पीड अतिचारी जब जब गुरु हुए हैं, और शनि का मिलन हुआ है, तो गोचर की बात कर रहा हूं, जब जब गुरु अतिचारी हुए हैं, शनि का अगर उनसे संबंध बना है, चाहे दृष्टियों से बन जाए या युति से बन जाए, कोई न कोई एक्सट्रीम नेगेटिविटी आती है। क्योंकि गुरु क्या है? जीवन देने वाले हैं, जीवन देने वाले गुरु ही हैं, बचाने वाले गुरु ही हैं। सूर्य तो दंड भी देने वाले हैं, पिता भले ही हों, गुरु बचाव करने वाले, बचाने वाले हैं, जीवन देने वाले हैं। और शनि क्या है? हरण करने वाले हैं, लेने वाले हैं। अष्टम के स्वामी क्या है? शनि है ना। अष्टम के कारक क्या है? नेचुरल के उसमें कारक में शनि है। और गुरु क्या है? नवम भाव, पंचम भाव, पंचम भाव भी जन्म देने वाले, नवम भाव रक्षा करने वाले, पिता की यहाँ मेन 2 भाव तो है, वो सेकंड और 10th को छोड़ो, धन का काम छोड़िए, है ना। तो गुरु का काम बचाने का, शनि का काम हरण करने का है। और जब जब अतिचारी होके आते हो तो ये ऐसी पोजीशन आती है। एक दूसरा, दोनों अगर वक्री होके आ रहे, वक्री होके संबंध बना रहे हो, गुरु और शनि, युति से होगी या दृष्टि से होगी, जितने टाइम वो संबंध बनाते हैं उसका लगभग 1.5 गुना समय, चाहे ये अतिचारी होके बनाए या आपको वक्री होके बनाए,
अहितकारी होता है, नेगेटिव ही होता है, दिक्कत देने वाला ही होता है। और गुरु और शनि का प्रभाव दोनों का ही द्विग्रह गोचर डबल ट्रांजिट क्यों यूज करते हैं? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ है कि इनका प्रभाव किसी भी भाव में लंबे समय तक पड़ता है, लॉन्ग टाइम तक ये एग्जिस्ट करते हैं, चाहे ये स्थिति हो जाए, इनकी युति हो जाए, या किसी भी भाव को ये दृष्टि देके प्रभावित कर रहे हो, क्योंकि दोनों ग्रहों की 3-3 दृष्टियां हैं। 5, 7, 9 गुरु की दृष्टि है, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव में गुरु की दृष्टियां हैं, और तीसरा, 7वां और 10वें भाव में शनि की दृष्टियां हैं। कहीं ना कहीं मिलन हो जाता है, चाहे युति से हो जाए, दृष्टि से हो जाए। तो जो भाव डबल ट्रांजिट में, चाहे स्थित होने से, युति से हो जाए या दृष्टियों से हो जाए, वो भाव में उथल पुथल बहुत ज्यादा होती है। सॉरी, मैं बीच बीच में चाय पीता रहा, बीच में चाय आ गई तो मैं क्या करता हूँ, पीनी थी। और आप लोग भी कुछ चाय वाय मंगाना चाहते हैं, आने चाहते हैं, आज भी आने वाले समय में भी आप यूज कर सकते हैं, नाश्ता से भी करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे को लालच आएगा थोड़ा सा आपके चाय पीने से या नाश्ता करने से, उसमें कोई किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो तब क्या होता है, इनका प्रभाव अधिक होता है। जब प्रभाव अधिक होता है तो उस स्वभाव से संबंधित कुछ न कुछ एक्टिविटीज हमारे जीवन में, या जो भी जिस जातक जातिका की कुंडली देख रहे हैं, चले जाती है, हो जाती है, घटित तो हो जाती है। अब घटित तो हो रही है, गोचर से तो घटित हो रही है, वो भाव एक्टिवेट हो रहा है, वो लग्न से द्वादश भाव तो कोई ना कोई भाव तो एक्टिवेट होगा। और अभी जब गुरु अभी स्वराशि के हैं, धनु में अतिचारी होके पीछे आ गए, ये आ चुके थे, नीच के हो गए थे, गुरु मकर में आ गए थे, फिर रेट्रोग्रेड होके पीछे आ गए, क्योंकि डिग्री कम होती रही। अब फिर ये आ रहे वाले इसी नवंबर में, और शनि तो महाराज वहीं रहेंगे। क्या होगा, गुरु नीच के, शनि स्वराशि के नीच होने के बाद नीच भंग राजयोग तो बनाएगा, ये तो बात ठीक है। लेकिन नीच भंग हो रहा है ना, जो एक्सट्रीम राजा की पदवी मिलनी थी नहीं मिलेगी, ये तो बात ठीक है। लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, 2 हाउस तो हाईली एक्टिवेट किसी भी जातक जातिका के लिए होंगे। क्यों, जिस भाव में बैठे हैं वहां वो भाव एक्टिवेट हो गया उसका, और सप्तम दृष्टि जो दोनों की है, 2 हाउस तो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो 2 भावों पर ये लगभग 1 सवा साल का समय, जब तक शनि इसमें मकर में रहेंगे, बहुत ही इन्फ्लुएंस करने वाला होगा। किसी को राजा भी बना सकते हैं, किसी को रंक भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन दे सकते हैं, डाउनफॉल भी करा सकते हैं, उसी का कहीं भी प्रोग्रेशन कर सकते हैं, कहीं भी उसको गड्ढे में डाल सकते हैं। भाई अष्टम भाव किसी का अगर हो जाएगा, एक्टिवेट हो रहा है इससे, तो दूसरा सेकंड हाउस होगा, सेकंड हाउस भी मारक भाव, अष्टम भाव भी मारक भाव, छठा भाव में हो जाए या द्वादश भाव में हो जाए, छठा भी एक्टिव नेगेटिव, 12वां भी द्वादश भाव भी नेगेटिव, लग्न और सप्तम में हो जाए तो पौ 12 है, बहुत अच्छा कर देंगे। 4th और 10th में हो जाए बहुत अच्छा हो जाएगा। 5th और 11th में हो जाए गोचर ट्रांजिट से, बहुत अच्छी पोजीशन। 9th और 3rd में हो जाए बहुत अच्छी पोजीशन। रिलेट अब भाव के हिसाब से देख लिया ना हमने, तो ये पोजीशन हमारे को सबको अलग अलग फल होंगे। एक बहुत शुभ ग्रह होने के बाद भी अष्टम भाव को, द्वादश भाव को, छठे भाव को एक्टिवेट कर रहे हो तो परेशानियां तो देंगे ही गुरु महाराज। और बहुत नेगेटिव होने के बावजूद भी, शनि क्रूर ग्रह होने के बाद भी, अशुभ होने के बावजूद भी, अगर लग्न को, चौथे भाव को, पंचम भाव को, 7वें भाव को, नवम भाव को, 10वें भाव को गुरु के साथ एक्टिवेट करते हैं तो उसके सुफल ही तो देंगे, अच्छे फल ही तो देंगे। यही जो फल देंगे, यही हमने ढूंढना है, यही रिसर्च है। इसे गोचर की रिसर्च ऐसी है, इस भाव को करने से यही कैसे फल मिलेंगे। अब रिसर्च का फिर दूसरा बात क्या है, हमने एक कुंडली में देख लिया, हाँ, जो मैं उसकी बात कर रहा था मुहूर्त चिंतामणि की। अब मुहूर्त चिंतामणि का क्या आदेश है गोचर के लिए विशेषतः? मुहूर्त चिंतामणि खाली मुहूर्त देखने के लिए ग्रंथ नहीं है, फलित के लिए भी है। कोई भी ग्रंथ ज्योतिष का है, आपने कितने ग्रंथ लिए हैं, कितने देखे हैं, कितने आप आने वाले समय में फिर लेंगे, वो बात ठीक है, लेकिन सारे ग्रंथों में एक दूसरे की रिलेटिविटी है, एक दूसरे से संबंधित हैं, और हर ग्रंथ से किसी न किसी रूप में हम कुछ न कुछ अलग सीखते हैं। विशेषतः प्रिडिक्शन के बारे में,
हर ग्रंथ से पता चलता है, जैमिनी से भी पता चलता है, अष्टवर्ग से भी पता चलता है, षडबल से भी पता चल जाता है, मुहूर्त से भी पता चलता है, या और भी कुछ ग्रंथों हम देखें उनसे पता चलता है। अब मुहूर्त चिंतामणि का कहना है, आदेश है कि डबल ट्रांजिट जब आप यूज करते हैं, द्विग्रह गोचर जब यूज कर रहे हैं, तो क्या करना है हमने, तब हमने केवल चंद्र कुंडली में लगाकर ही प्रभाव को देखना है। मून चार्ट उस जातक जाति का क्या है उससे प्रभाव देखना है, उसका वजह क्या है जो समझ में आती है। ये एक्सप्लेन तो ऐसा नहीं किया उन्होंने, क्या रीजन मेरे समझ में जो आता है वह यह समझ में आता है कि मून हमारे मन का कारक है, चंद्रमा मनसो जाता दिल का कारक है। हम फिजिकली यहाँ पर 5 लोग बैठे तो हैं, लेकिन मेंटली हम कितनी जगह घूम आए, ये बात पक्की है। कहीं नहीं हमारा ध्यान तो जा रहा है, मेरा भी ध्यान आप देख ले, चाय में जा रहा था, एक सिप लेने के बाद थोड़ा सा मुझे लगा ठंडा हो रही, मैं फिर ले लेता था। तो अब मैं थोड़ा सा अलर्ट होके चाय के गिलास को पिक कर रहा था, पर उसका वजह क्या थी, क्योंकि मैं कहीं बहक जाऊंगा, पता चला मैं कहीं और कुछ बोलने लग गया, है ना, किसी और लैंग्वेज में बात करने लग गया, किसी दूसरे करने लग गया, फोन मेरे 2 बार आ गया, मैंने इसको ऑफ कर दिया। लेकिन आपके पास उतनी लिबर्टी नहीं है, आपके पास अगर सामने आ भी गया, एक चीज थोड़ा सा स्लिप हो भी गया, मिस हो भी गया, तो आप उसको रिकलेक्ट कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे, है ना। तो इसलिए ये बात जरूर है कि ये हमारे को लगभग 1 घंटा जो भी टाइम हुआ, इसमें हम कहीं ना कहीं मूव कर लिया है, चंद्रमा का हमने काम कर लिया, या चंद्रमा का प्रभाव हम पर आ गया। ठीक है, आज चंद्रमा की बात करते हैं, आपने देखा कि नहीं देखा, मूर्त चिंतामणि का आदेश यही है कि चंद्र कुंडली में इसको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन विद्वान उस डबल ट्रांजिट से मतलब गुरु और शनि के गोचर को लग्न कुंडली में भी प्रयोग कर रहे हैं, और उनका कहना है कि लग्न कुंडली में और चंद्र कुंडली में आप मिलाते हैं तो रिजल्ट लगभग एक से दिख रहे होते। कभी बात हो सकती है कि वही हाउस एक्टिवेट होते हो, वही हाउस तभी एक्टिवेट होंगे जब चंद्र कुंडली और चंद्रमा लग्न में ही हो, उनके लग्न में, तब तो होगा, लेकिन बाकी में तो होगा। हाँ, विवाह की बात हो सकती है, सप्तम भाव लग्न से एक्टिवेट होता हो, द्वादश भाव चंद्र कुंडली से एक्टिवेट होता हो, बात विवाह की है ना। नवम भाव पंचम भाव एक्टिवेट होता हो, संतान की बात है, दो अलग अलग डिफरेंस हो रहा है, ये तो बात हो सकती है। धन 11th हाउस सेकंड हाउस एक्टिवेट होता हो लग्न में और चंद्र कुंडली में, तो कहीं ना कहीं मनी की बात है, मनी मैटर्स की बात है, ये तो बात सही आती है। 8th हाउस 10th हाउस एक्टिवेट होता हो, कर्म है, छुपा हुआ कर्म है, गूढ़ कर्म है, या दिखने वाले कर्म है, 8th 10th हो रहा हो, तब तो बात निकल आती है। अगर ऐसे आप मिलाते हैं तो बात आ सकती है। हाँ, अब जब मुहूर्त हमने अगर उसमें चंद्र कुंडली के लग्न में मिला लिया, आप नजदीक तक तो पहुंच सकते हैं, इसमें ये है उसमें वो है, फिर मिलाने के लिए जो मुझे बात समझ में आती है, हमको प्रयोग करना चाहिए। क्या प्रयोग करना चाहिए? बल का प्रयोग करना चाहिए। लग्न में कितना इफेक्टिव हो रहा है, कितना बली है वो डबल ट्रांजिट, और चंद्र कुंडली में कितना ट्रांजिट इफेक्टिव है। लग्न का आप मिलाते हैं तो फिर D9 से भी, नवमा से भी मिला लीजिए, और चंद्र कुंडली तो आप सेपरेट मिलाएं, तीनों को मिला के अगर आप ट्रांजिट मिला के देख रहे हैं कौन सा हाउस ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, नंबर 1, और कौन सा हाउस एक्टिवेट ज्यादा हो रहा है, किसका प्रभाव ज्यादा होगा। जैसे मैंने अब रिलेटिविटी अभी आपको बताई, कुछ अलग अलग भावों की, एक सी बातें जिसकी हो सकती हैं, उनका मिलाने के बाद फिर आप देख सकते हैं, फिर प्रभाव फिर देखिए आप किससे मिलेंगे, वास्तव में रिजल्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ट्रांजिट तो देख लिया, डबल ट्रांजिट तो देख लिया, चाहे 12 भाव में से कोई भी हाउस डबल ट्रांजिट से एक्टिवेट हो रहा हो, प्रभावी हो रहा हो युतिया दृष्टि से। साथ ही साथ अब दशा क्या मिल रही है, किस भाव के स्वामी की दशा मिलती है, किस भावेश की दशा मिल रही है, महादशा। वो महादशा जिसकी मिल रही है उस महादशा नाथ का फल वैसा ही होगा। जैसे अभी हमने जो चैत्र का महीना और चित्रा की बात की, अब सपोज दशा तो चल रही शुक्र की, शुक्र महाराज 20 साल की दशा है, अब 20 साल के वैसे ही फल मिलेंगे। 20 साल तो वो कोई एक पर्टिकुलर हाउस एक्टिवेट नहीं हो रहा, 20 साल में तो हो सकता है वो 12 13 कम से 15 बार तो दोबारा एक्टिवेट हो जाए।
तो हमको महादशा के बाद इसीलिए पराशर ऋषि ने अंतरदशा का भी प्रावधान किया है, प्रत्यंतर का भी प्रावधान किया है। महादशा और अंतरदशा में कुछ गैप है। महादशा शुक्र का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर 20 साल की है तो अंतरदशा उसमें लगभग 2-2.25 साल की होती है, डिपेंड करता है। शुक्र में शुक्र की दशा कुछ ज्यादा होगी, शुक्र में सूर्य की दशा कुछ कम होगी, क्योंकि शुक्र सूर्य की दशा सबसे कम है 6 साल ही है, तो अंतरदशा भी कम होगी। ऐसे प्रत्यंतर दशा में भी इसी तरह से गैप होता है। प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा है और छोटी दशा है। तो प्राण दशा सूक्ष्म दशा जेमिनी की हम बात नहीं कर रहे हैं, सूक्ष्म से मतलब है कम पीरियड की है। अब तब किसका फल मिलेगा आपको? गोचर आपने 3 में मिला लिया, लग्न भी मिला लिया, नवमास में भी मिला लिया, चंद्र कुंडली भी मिला लिया। जो लोग कहते हैं कि फल मिलते हैं, रिजल्ट मिलते हैं, उससे वास्तव में क्या हो रहा होता है? जो मैंने रिसर्च किया, जो मैंने सर्च किया, ये भाषा तो नहीं लिखी जो मैं कह रहा हूं आपको, कि दशा किसकी चल रही है उसके फल होंगे। अंतरदशा के फल देखिए, महादशा के कुछ रिजल्ट मिलेंगे, अंतरदशा के रिजल्ट और ज्यादा अप्रोप्रिएट और ज्यादा पावरफुल होंगे। महादशा अंतरदशा को हम मिला के देखते हैं, जो हाउस ज्यादा एक्टिवेट हो रहा उससे रिलेटेड एक्टिविटीज होने की संभावना या हो रही है, हो चुकी हैं या होंगी, ऐसा दिख रहा होता है। तो गोचर को हमने दशा के साथ भी मिला लेना है। महादशानाथ, अंतरदशानाथ, प्रत्यंतर दशानाथ के भी आप रिजल्ट देखिए। महादशा का लॉर्ड जो है वो क्या रिजल्ट देने वाला है हम जानते हैं, अंतरदशा का भी, प्रत्यंतर दशा का भी। बेसिक का काम है, बेसिक के काम तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसको मिलाने के बाद हम जब गोचर मिलाते हैं तो हमारे को बहुत सटीक फल मिल रहे होते हैं। प्रिडिक्शन करते हुए हमारी बात बिल्कुल कंफर्म होती है। हाँ, अब जो रिजल्ट्स हैं, हमने गोचर भी मिला लिया, दशाएं भी मिला ली, जो भी हाउस एक्टिवेट होता हो उसकी, चाहे महादशा की लॉर्ड की चल रही हो या अंतरदशानाथ की चल रही हो या प्रत्यंतर दशा की जो भी चलती हो, और उनके रिजल्ट जैसे भी हो, वो रिजल्ट होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। साथ ही साथ अब वो प्रोबेबिलिटी तो है, अब उसका जातक जातिका का जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देश काल पात्र परिस्थिति का ध्यान तो रखना ही होगा कोई भी रिसर्च करने के लिए, कोई भी प्रिडिक्शन करने के लिए। अब हम यहाँ जितने भी 5 लोग बैठे हैं, हमारा बेसिक एजुकेशन के लिए 5th हाउस एक्टिवेट होता है ना। गुरु का या पंचमेश की दशा भी चल रही है या बुध की चल रही है, तब क्या हम 11th-12th में एडमिशन लेने का हमारी उम्र है इस टाइम पे? नहीं है। तब किसका होगा? हमारे संतान का होगा। 5th हाउस संतान का भी है, उनके लिए बात हो सकती है ना। 8th हाउस एक्टिवेट हो रहा हो, भगवान ना करे कोई अहितकारी बात हो रही हो, तो मीन्स कि 8th हाउस क्या है? जिस काम के लिए हम आप यहाँ बैठे हैं, हमारा हो सकता है 8th हाउस एक्टिवेट होगा। मेरा तो एक्टिवेटेड है, इसलिए मैं जो 9th हाउस भी हो सकता, हायर स्टडीज। 9th हाउस में हायर स्टडीज है, 8th हाउस तो मैं इसलिए, हाँ 9th में हायर स्टडीज है। हायर स्टडीज भी मेरे ख्याल हम लोगों के इस टाइम का एज ग्रुप में नहीं है, हायर स्टडीज हम कर रहे हैं, तो हमारी संतान की बात हो सकती है ना, धर्म कर्म का ही बात हो सकती है ना, लॉन्ग ट्रेवल ही हो सकता है ना, लंबी यात्राएं भी हो सकती हैं, स्पिरिचुअलिटी हमारी बढ़ सकती है। 8th हाउस मैंने इसलिए कहा, 8th हाउस हम सबकी बात हो सकती है एक्टिवेट हो रहा हो, अष्टमेश कहीं एक्टिवेट हो रहा हो, शनि एक्टिवेट हो रहा हो, क्यों? तभी हम इस काम में आए। शैली जी ने मेरे ख्याल 3-4 साल पहले जब किया था, बीच में ब्रेक हुआ था, है ना, फिर 2-3-4 बार इन्होंने अटेम्प्ट किया, फिर सर ये करना ये करना, तो फिर वो अल्टीमेटली नहीं मेटेरियलाइज हुआ। कल अचानक उनका फोन आया कहीं से, मैं कहा ठीक है बात कर लो, बर्मन से बात कर लो, तो वो क्या हुआ, अब ये एक्टिवेट हुआ। यह गुरु आने वाला तो हो सकता है एक्टिवेट होने वाला होगा, क्योंकि जो एक्टिवेट हो रहा है ट्रांजिट में, दोनों ग्रह गुरु या शनि जो हैं कुछ दिन पहले से फल देने शुरू करते हैं, और जब ये ट्रांजिट चेंज भी हो जाता है कुछ दिन बाद तक इनके फल रहते हैं, देने वाले होते हैं। तो अष्टम भाव एक्टिवेट हो रहा हमारा 5 की ऐसी संभावना पूरी है, शनि से गुरु से एक्टिवेट हो रहा ये भी पॉसिबिलिटी है। तीसरी बात, जो ज्योतिष के कारक क्या है, ज्योतिष के कारक, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, चुप रहने से नहीं चाहिए, अगर सही है तो अप्रिशिएट होगा, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, उसमें भी कोई बात नहीं। जुपिटर भी, मतलब जुपिटर भी कारक है, एजुकेशन। हाँ देखिए, जब भी केतु के साथ बुध की, शनि की, गुरु के संबंध बनते हैं,
तो जातक को किसी भी गूढ़ विद्या गूढ़ शिक्षा में सफलता मिलती है। और यदि केतु के साथ इनके अलावा शुक्र के भी संबंध बनते हैं तो जातक जातिका उससे कर्म, इस गूढ़ विद्या से, ज्योतिष, पामिस्ट्री, वास्तुशास्त्र से, तंत्र मंत्र से कुछ अर्निंग भी कर लेते हैं। वो शुक्र से संबंध बन रहे हैं तो ये जो दूसरे शो ऑफ की चीजें हैं, रत्न हैं, मेटेरियल हैं, हीरे जेवरात हैं, उनसे भी अर्निंग कर लेते हैं। अगर इसी के संबंध चंद्रमा से बन रहे हैं तो बड़ा व्यापार भी उससे कर लेते हैं। बड़े बिजनेस हाउस एस्ट्रोलॉजी के, एस्ट्रोलॉजिकल मटेरियल के, गुड्स के करते हैं तो इनके चंद्रमा से भी संबंध होता है। व्यापार के अगर बुध के साथ अलावा चंद्रमा भी है। तो अगर किसी भी जातक जातिका का अष्टमेश से संबंध बन रहा हो, केतु से संबंध बनता हो, केतु के साथ गुरु का, शनि का या बुध का, तीनों का या किसी का भी संबंध हो, तो वो ज्योतिष का काम करने वाले होते हैं। ऐसी संभावना। चलिए, अब इसी तरह गोचर और ये हमने मिलाया तीनों गोचर, D1, D9 और चंद्र कुंडली में, साथ साथ दशा भी हमने मिला ली, अंतरदशा का भी मिलान कर लिया। तो संभावना क्या बनती है? वास्तव में ऐसा ही है, ऐसा ही फल होगा। गोचर भी सपोर्ट कर रहा है, दशा भी सपोर्ट कर रही है। तो ये एग्जांपल हमने दिया कि पंचम से या नवम से या अष्टम से, ये चाहे हमारी बात हो या हमारे परिवार की बात हो, परिवार में नियरेस्ट आपकी संतान हो, आपके पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, जो नियरेस्ट फैमिली है उससे हो, या ऐसा ना भी हो। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, मैं जहां रहता हूं मेरे बगल में कोई इंस्टीट्यूशन खुल गया ऐसे ही, वो ट्यूटोरियल चला रहे हैं, घर में भी चला रहे हैं, कंसल्टेंसी चला रहे हैं, पूजा पाठ ही कर रहे हैं। तो आपका संबंध तो बन रहा है कहीं, आपके पास वाइब्स तो आ रही है ना उसकी, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। द्वादश भाव से संबंध बन रहा हो, कोई लड़ाई झगड़े वाला आ गया, छठे से संबंध बन रहा हो, पड़ोसियों से झगड़ा हो, कम्युनिकेशन हो गया, कैसे थर्ड हाउस। तो इस तरह, हाँ बिल्कुल, इस तरह पूरे 12 भाव की बात देखेंगे, चाहे कम्युनिकेशन हो, अर्निंग हो, लॉस हो, गेन हो, इंगेजमेंट हो, वर्क हो, नो वर्क हो, ये सारी चीजें, लॉस और प्रॉफिट, सारी चीजें उससे कोरिलेट करती हैं। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी उस जातक जातिका की कुंडली में वह होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी तो हो। प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी कैसे देखते हैं, क्या देखेंगे उसके लिए? ओरिजिनल, जब हमको कहां जाना होगा, ओरिजिनल कुंडली में D1 चार्ट पर पहुंच गए हम, फिर हम इतनी बात में गोचर की बात करके यहां रोकते हैं, तब क्या होगा, क्या देखेंगे? उसकी D1 चार्ट, लग्न कुंडली जिसको कहते हैं, उसमें क्या योग है, वास्तव में एक चीज का योग है कि नहीं है, दूसरी चीज का योग है कि नहीं है। अगर एक का योग है, उससे संबंधित गोचर में भी एक्टिवेट हो रहा हो भाव, और दशा भी आ रही हो, फ्रक्टिफिकेशन होगा, रिजल्ट मिलेंगे। दशा तो आ रही है, गोचर भी आ रहा है, योग तो है नहीं, फिर रिजल्ट कहां से मिलेगा? नहीं मिले। बातें तो बहुत सारी होंगी, उसका एक्सरसाइज तो बहुत सारी होगी, काम तो होगा, कोशिश तो की जाएगी, पर क्या सहायता मिल पाएगी, क्या सक्सेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए इस बात को तो मैं यहीं पर बात रोकता हूं। अब मेरा विचार था कि हम आज की, अगर जो शुरू हुआ है, आज की एक कुंडली मैं निकाल के 12 बजे 10 मिनट की मैंने आज की कुंडली बनाई है, उसको हम थोड़ा सा रिलेट करना चाहते हैं। ये तीनों चीजों में, गोचर भी, D1 चार्ट भी और चलित भी, D9 भी, वो क्या बताते हैं देखिए, है ना। अब हम कौन ग्रह किस भाव में, सॉरी किस नक्षत्र में, उसके स्वामी क्या है, उनकी बात भी अगर टाइम मिला तो करेंगे, नहीं तो 3 कुंडली तो हम मिलाएं, D1 चलित और मून, और D1 चलित को एक ही मानते हैं, मून और 9 मास को भी, इसको मिला के देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं उस कुंडली का, फिर हम बात करते हैं। और ये कुंडली जब हम मिलाएंगे, अब एक भी और कह देता हूं, ये मनोज जी आज बात करेंगे, हम भी बात करते हैं कि वास्तव में हमको कल शुरू करना है या दिवाली के बाद क्लास को कंटिन्यू करना है, क्योंकि कुछ 8-10 लोग जुड़ जाएंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा एकेडमिकली अच्छा रहेगा। और अगर यही हुआ कि कंटिन्यू करना है तो कल भी हम करेंगे। आज तो मेरे ख्याल 3 ही लोग हैं, तो 8-10 लोग हो जाते हैं तो ठीक है ना। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूं, और अब की बार जब ये बंद हो जाएगा, 9 मिनट अभी हैं, तो उसके बाद आज के लिए
बात हम ओवर करेंगे, फिर हम मैसेज आज देंगे आपको कब करना है, मैं क्या करना है। मैं शेयर कर रहा हूँ। भाई शेयर नहीं हुआ। सर नीचे आपका ये कुंडली खुला हुआ है ऑलरेडी। हाँ खुला है, हाँ। अब कैसे क्या करूं इसको? इसको होरोस्कोप आप दबाएं। ओके ओके ओके, हाँ हॉरोस्कोप हो गया खुल गया। हाँ ये देखिए, आपको दिख रही है कुंडली, मेरे ख्याल से शेयर हो रही है। जी सर, 12:10 की। यस सर। हाँ ठीक है। ये आज ही 7 नवंबर 2020 शनिवार का दिन 12:10 की मैंने कुंडली निकाली। दिल्ली का टाइम लिया है ना। और ये टेक्निकल चीज हम छोड़ दें, यहां से अगर हम देखना चाहें, ये आप देखें सप्तमी तिथि है आज की, कृष्ण पक्ष है, ठीक है ना। और योग अगर आप देखना चाह रहे हैं, ये योग शुभ योग है। ये योग का मतलब है ये पंचांग के योग हैं। पंचांग के 27 योग आप जानते होंगे। शुभ योग हाँ जी। है, सूल योग है, गंड योग है, अतिगंड योग है, शिव योग है, शुक्ल योग है, इस तरह से है ना। अच्छा, उसके बाद फिर हम और देख रहे हैं, इसको नीचे थोड़ा सा और ले आते हैं। शुभ योग के बाद सूर्य राशि छोड़े, लगन, मकर और नक्षत्र चरण पुष्य है, एक शनि, पुष्य के स्वामी शनि है। तो दशा जब शनि का, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में, तो शनि की दशा आएगी। ये तो नॉर्मल सी बात थी। और एक चीज और आपको बताऊं, जब आप कुंडली मिलान करते हैं, इसको आप यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें देख सकते हैं, नाड़ी देख लें। नाड़ी भी आती है इसमें, सारी चीजें आ रही हैं। नाड़ी अगर दोनों की, कपल की दोनों की मध्य, आदि, अंत्य, अगर तीनों में से आ रही है, एक ही नाड़ी आती है, नाड़ी दोष आपको दिख जाता है, पहले टिप इसमें दिखता है। चलिए अब हम सीधा कुंडली को ले आते हैं। ये देखिए कुंडली, लग्न कुंडली, मकर लग्न की कुंडली है ना। और लग्न 6.17 डिग्री के हैं, 6.17 डिग्री के लग्न है ना। मकर लग्न है, शनि के लग्न है। शनि मारा तो मकर में ही आजकल है, ठीक है। अब शनि है किसमें? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। लग्न 6 डिग्री के हैं। 6 डिग्री के लग्नों की स्थिति कैसी मानी जाती है? अगर मैं आगे बढ़ने से पहले एक क्लियर और कर दूं, चलित, अभी मैंने कुंडली नीचे रखी हुई है। कोई भी लग्न या कोई भी ग्रह अगर 3 डिग्री तक के हैं, शनि को छोड़ के, शनि को छोड़ के 3 डिग्री तक के लग्न है, या ग्रह 3 डिग्री तक के हैं, या फिर शनि को छोड़ के 27 डिग्री से अधिक के ग्रह हैं या लग्न हैं, तो वो जब चलित कुंडली हम निकालते हैं, चाहे उसको श्रीपति कुंडली कहें, भाव चलित कहें, चलित कहें, तो वो लग्न भी अपना राशि बदलने की टेंडेंसी रखते हैं, ग्रह भी बदलने की टेंडेंसी रखते हैं। इस कुंडली में आपको दिखेगा कि वो चेंज हो रहे हैं। लग्न तो चेंज नहीं हो रहे, 6 डिग्री के हैं, तो 3 से ऊपर डिग्री के हैं, या गैप कम रहता है तो ये भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो लग्न कैसे हैं? 6 डिग्री के हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में। अब ये सीधी बात, अब योग की हम बात कर रहे थे। देखिए लग्न, हमें मान रहे हैं कि आप जानते हैं सारी चीजें, यहां तक 12 भावों की बात। अपरेंटली देखते हैं तो शनि के लग्न है, जातक के कद काठी, शरीर, सारी चीजें हमने जान ली, क्योंकि लग्न पर चंद्रमा की भी दृष्टि आ रही है, और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि आ रही है। चंद्रमा भी आज स्वराशि के हैं, और लग्न में भी स्वराशि के शनि बैठे हुए हैं, दोनों बात है ना। तो कैसी अपरेंटली कैसी स्थिति दिखती है? मजबूत दिखती है, जातक जातिका मजबूत दिखते हैं। एक तो सप्तम भाव में अगर चंद्रमा या शुक्र हो, या लग्न पर चंद्रमा या शुक्र हो, तो अपरेंटली तो ये कहा जाता है कि वो उसको बहुत सारी खुशियां अपार मिलती हैं, या उनके संबंध अच्छे होते हैं, या उनका फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा होता है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है। लेकिन शनि चंद्रमा का जब मिलन हो जाता है, स्पेशली अगर वो एक ही भाव में स्थित हो जाते हैं, तो विषयोग भी बनता है, डिप्रेशन। वर्मा जी ठीक है ना। वो विषयोग वैसे ही बनता है जैसे
शहद और घी दोनों गुणकारी हैं। गुणकारी तो हैं, लेकिन अलग अलग प्रयोग किया जाए, गैप के साथ प्रयोग किया जाए तब। नहीं तो शहद और घी को अगर हम मिला देते हैं तो वो विषी बन जाता है। स्वराशि के शनि होने ससयोग तो बना रहे हैं, पंच महापुरुष योगों में से योग बन रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन है, मजबूत है, और स्वराशि के हैं, लग्न में है, मजबूत पर्सनैलिटी। लेकिन साथ में स्वराशि के चंद्रमा भी सप्तम भाव में पूर्ण दृष्टि देख रहे हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, तब क्या होगा? पूरा विषयोग ना भी हो तो कहीं न कहीं एक इतने मन के चंद्रमा मन सो जाता है, इतना तेज चलने वाले प्लैनेट हैं, और दूसरे क्या हैं, बहुत ही डैम स्लो हैं, पोजीशन थोड़ी सी कमजोर हो गई। योग देख लिया आपने। अब हम फिर शनि महाराज लग्न जो है, शनि के लग्न उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य कैसे महाराज है भाई? शनि और सूर्य की मित्रता तो नहीं है, वो सेवक हैं, वो राजा हैं भाई। राजा का काम तो करेक्ट करने का है, आदेश देने का है, और उसको भरण पोषण के लिए जितना जीवन यापन है उतना ही देते हैं सूर्य, उससे ज्यादा नहीं देते मालिक जो है नौकर को। और शनि का काम तो सिर उठाने का नहीं है, वो तो कैसा है, सिर्फ और सिर्फ सेवा ही करने का है। जब शनि का काम सिर उठाने का है ही नहीं तो सिर उठा के जातक कैसे देखेगा? और दूसरी बात, जो शनि सूर्य के नक्षत्र में तो है, लेकिन सूर्य का स्वामी कहां के हैं? अष्टम भाव के स्वामी है भाई। लग्न का लग्नेश का संबंध अष्टमेश से हो रहा तो अच्छी बात तो नहीं है ना। एक तो शत्रु, शुभ फल तो नहीं है। प्रेडिक्शन मिला आपको, थोड़ा सा क्लू मिला, जो योग की हम बात कर रहे थे। पंच महापुरुष योग है, फिर भी क्या है? अब देखिए तीसरी बात इसमें हम देखते हैं, नक्षत्र भी हमने लग्न का देख लिया, और शनि का जो संबंध है सूर्य के नक्षत्र, सूर्य अष्टमेश है। अब शनि की दसम दृष्टि भी सूर्य पर आ रही है। दसम दृष्टि कहां पर आ रही है? दसम भाव पर। और सूर्य कैसे बैठे? नीच के होके बैठे हैं, पर तुला में सूर्य नीच के हैं। अष्टमेश सूर्य के साथ संबंध शनि के, सूर्य के नक्षत्रों से, और नीच के सूर्य पर दृष्टि दे रहे। काम बिगाड़ा तो है ना। 12:10 पे जो जातक जातिका पैदा हुए होंगे दिल्ली एनसीआर में, उनकी ये कुंडली बनेगी। कैसा प्रेडिक्शन कर रहे हैं, कैसी चीज दिख रही है हमारे? गुरु स्वराशि के तो हैं, द्वादश भाव में है। द्वादश भाव में गुरु स्वराशि के होने से क्या फल दे देंगे भाई? गुरु कोई भी शुभ ग्रह शुभ तो है। हाँ, कुछ कहना सीमा जी, बोलिए। सर हमेशा एजुकेशन से संबंध बना रहेगा। एजुकेशन से संबंध तो बिल्कुल बना रहेगा, स्वराशि के मजबूत है। जैसे ही शनि की स्थिति नीच के सूर्य को देखने से हुई, अष्टमेश सूर्य के नक्षत्र में होने से हुई, गुरु भी द्वादश भाव में बैठे हैं। 6, 8, 12 भाव के गुरु बहुत अच्छे नहीं माने जाते, है ना। 6, 8, 12 के स्वामी अच्छे नहीं माने जाते। आपने कहा एजुकेशन अच्छी होगी, बिल्कुल मैं भी मान रहा हूं, पर एजुकेशन की बात ही अगर हम कर लेते हैं, राहु महाराज बैठे हुए हैं पंचम भाव पर है ना। राहु महाराज पंचम में बैठे हैं, गुरु स्वराशि के होने के बाद भी द्वादश भाव में है। एजुकेशन के लिए बाहर ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, बात तो ठीक है, और राहु उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? अप्स डाउन्स करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे। जुगाड़ की एजुकेशन राहु दिला देंगे ना अल्टीमेटली, है ना। और कोई दृष्टि आ रही है पंचम भाव पर? नहीं आ रही। अब पंचमेश की बात, मैं एजुकेशन पे सीधा ले लिया। पंचमेश शुक्र महाराज, फिर देखिए वेरी गुड, शुक्र महाराज दसम भाव में है तो सही, हायर एजुकेशन के भाव में गए तो हैं, नीच होके गए हैं। सिर्फ एजुकेशन की बात करते कैसे एजुकेशन होगी?